बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीरहिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। और स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं और इन खबरों के हवाले से जो हाल अहवाल है वो हम आपकी नज़र करेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, लद्दाख के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया लद्दाख है, उनको आज उस वक्त झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में फैसला देकर जो हल्का चुनावी निशान है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लद्दाख के लिए भी अलॉट किया है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी जो डिवीजन बेंच है उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में ही फैसला दिया था और उसके बावजूद लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से उस मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले को चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए लद्दाख इंतजामिया को यह कहकर झटका दिया कि ये जो हल का निशान है इसका इस्तेमाल करने का अहल नेशनल कॉन्फ्रेंस लद्दाख के अंदर होगा, क्योंकि कारगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए जो इंतखाबात हो रहे हैं, न सिर्फ इतना बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख इंतजामिया पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस दौरान जो प्रोसेस चला इसमें अदालत का वक्त जो है वो जाया हो गया है और ऐसा ही लग रहा है कि शायद उसी चीज को लेकर यह जुर्माना आयद किया गया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इंतजामिया को कहा कि वो 7 दिन के अंदर अंदर नई नोटिफिकेशन जारी करे। ये हुक्म भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानब से सुनाया गया है। इतना बड़ा जुर्माना लगेगा? नहीं, देखिए जी, उम्मीद ये थी कि डिसमिस हो जाएगी उनकी पिटिशन। अब ऑफ कोर्स आई विल हैव टू सी द जजमेंट व्हिच हैज बीन हैंडेड डाउन टू सी कि किस ग्राउंड्स पे कॉस्ट इम्पोज किया है। बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, चूंकि जो पिटिशन थी खाली सुप्रीम कोर्ट में नहीं, जो हाई कोर्ट में भी उनका ग्राउंड था, वो लीगली मिसकंसीव्ड था। इट वाज अ आर्गुमेंट दैट डिड नॉट हैव एनी लीगल बेसिस फॉर इट। सो ऑफ कोर्स they were dragging their feet despite 2 orders having been passed against them. तो शायद उसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि इन पे कॉस्ट लगाई जाए, क्योंकि नॉमिनेशंस की जो डेट थी वो ख़त्म हो गई थी। वो 23 अगस्त लास्ट डेट था नॉमिनेशन का, एंड डिस्पाइट दी ऑर्डर जो 9 अगस्त को पास हुआ, वो ऑर्डर कंप्लाई नहीं हुआ था। क्या अब जो एक सिंबल का प्रॉब्लम थी वो कहा जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो सॉल्व हो चुकी है? अब लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने ही सिंबल पर, जिस सिंबल की वो डिमांड करे तो उसी पर चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारा कोई रिटर्न में ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा अभी आप लोगों के पास? जजमेंट होपफुली बाय द इवनिंग अपलोड हो जाएगी। इधर उमर अब्दुल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम किया और सुप्रीम कोर्ट का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। दरअसल उमर अब्दुल्ला आज पुलवामा के अंदर ताजिदपुर से की एक मजलिस में शिरकत करने के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे और यहाँ पर मीडिया नुमाइंदों ने मुख्तलिफ सवालात उनसे पूछे। उस दौरान उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट का यह कहकर शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हक का साथ देकर लद्दाख में नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुनावी निशान हल को बरकरार रखा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अदालत ने लद्दाख इंतजामिया पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया, क्योंकि उन्होंने यानी लद्दाख इंतजामिया ने अदालत का कीमती वक्त जाया किया है। चलिए ना, क्या सुप्रीम कोर्ट से आज मिली है एमसी को? अब हम सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि हमें आज उनकी वसादत से इंसाफ हासिल हुआ है। मैं अपने वकील शारिक रियाज का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उनके और उनकी टीम ने जिस तरह ये केस लड़ा, पहले हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, और कपिल सिब्बल साहब ने जिसने हमारी मदद की और अपने इनपुट्स दिए, ये इस बात का नतीजा है कि आज हम कामयाब हुए। और सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन के जो करतूत रहे हैं उनको भी ज़्यादा पसंद नहीं किया। 1 लाख का उन पे जो खर्चा जुर्माना आप कहिए वो जो लागू किया, उसी से पता चल जाता है कि लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार अदालत का वक्त ज़ाया किया और हमें अपने सिंबल से महरूम रखने की कोशिश की। लेकिन आखिरकार जैसे कहते हैं अल्लाह ताला के दरबार में देर है अंधेर नहीं। पूरे मुल्क के अंदर
वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अभी चर्चा काफी तेज है। बीजेपी इस बात पर जोर दे रही है कि मुल्क के अंदर सारे इंतखाबात एक ही वक्त पर होने चाहिए और उस पर पॉलिटिकल पार्टीज जो दीगर है या बीजेपी की जो अपोजिशन जमातें हैं वो उसके बिल्कुल मुखालिफ है। लेकिन उमर अब्दुल्ला से आज पुलवामा के अंदर यही सवाल पूछा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या राय है। तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर शुरुआत ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो और इसका खात्मा वन नेशन नो इलेक्शन हो तो ये हमें काबिल कबूल नहीं होगा, और अगर वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर इलाकाई जमातों को खत्म करने का भी मंसूबा है तो इसके भी हम सख्त खिलाफत करेंगे। उमर अब्दुल्ला यही कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इससे कबल भी 4-5 कमेटियां बिठाई गई, उन्होंने अपनी रिपोर्टें भी दी। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अब नई कमेटी कायम करने का मकसद क्या है। उमर अब्दुल्ला को खदशात है कहीं इस जमहूरी मुल्क को नो इलेक्शन की तरफ ना लिया जाए। ये आज उमर अब्दुल्ला ने पुलवामा के अंदर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा। मेरी जानकारी के मुताबिक कोई 4 या 5 कमेटियां हैं जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का जो है एक रिपोर्ट तैयार किया है। अब ये नया कमेटी बना है, क्या मकसद है इसका हमें समझ नहीं आता। अगर के मकसद सिर्फ इतना है कि प्रोसेस जो है वो आसान होना चाहिए तो इससे किसी को एतराज नहीं हो सकता। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए आप रीजनल पार्टीज को मिटाने की कोशिश कर रहे हो तो उसके हम सख्त खिलाफ हैं। अगर मुल्क के फेडरल स्ट्रक्चर को जख्म पहुंचाने की कोशिश है तो उसके भी हम खिलाफ रहेंगे। अगर कोशिश ये है कि शुरुआत आपकी वन नेशन वन इलेक्शन हो और खात्मा इसका वन नेशन नो इलेक्शन जिसकी भी बात चल रही है तो उसके हक में कोई नहीं हो सकता। बाकी जब नाज़िम मुल्की स्तर पर जो अपोजिशन जमातों की जो तादाद लगभग 27 के करीब मानी जा रही है उनका एक यूनाइटेड फोरम है जिसका नाम इंडिया ब्लॉक रखा गया है। और आपको याद ही होगा कि हालिया दिनों सरकार की जानब से ये मौक़िफ़ भी रखा जा रहा है कि इंडिया का नाम बदलकर भारत रखा जाएगा, और उस पर जो हुक्मरान जमात है वो ज्यादा तवज्जो दे रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरान है वो इस पर ज्यादा बहस भी कर रहे हैं और जोर भी दे रहे हैं। लेकिन ये मामला भी अब मुल्क के अंदर डिबेट का मसला बन चुका है। उमर अब्दुल्ला से भी यही सवाल पूछा गया और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर अपोजिशन जमातों के मुश्तरका इत्तेहाद इंडिया के नाम से बीजेपी को कोई परेशानी है तो हम अपना नाम ही बदल देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इससे मुल्क के अवाम को परेशानी होनी चाहिए। यानी बिल्कुल तनकीदी अंदाज में उमर अब्दुल्ला बीजेपी से मुखातिब थे। बड़ा तनकीद जो है सादा अल्फाजों में तनकीद किया है कि जनाब अगर आपको इस इत्तेहाद से परेशानी है तो फिर हम इस इत्तेहाद का नाम ही बदल देंगे। आप क्यों कर अवाम को परेशान कर रहे हैं। हमारे आईन में इंडिया और भारत दोनों नाम लिखे हैं। यह उमर अब्दुल्ला का कहना है कि हमारे जो आईन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें दोनों नाम लिखे हुए हैं, भारत भी और इंडिया भी। इंडिया का नाम कहां से तुम, ये सवाल था उमर अब्दुल्ला का। और उन्होंने अपने सवाल में यह भी कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जिस जहाज से आज इंडोनेशिया जा रहे हैं उस जहाज पर भी भारत और इंडिया लिखा हुआ है। हमारे आईन में तो ये लिखा है, दोनों नाम दर्ज हैं, हम दोनों नाम इस्तेमाल करते हैं। आप अगर वजीर आजम के जहाज को ही देखें जिसमें आज वो इंडोनेशिया जा रहे हैं, दोनों नाम लिखे हैं, जहाज पे इंडिया भी लिखा है, भारत भी लिखा है। अब अगर वजीर आजम किसी वजह से इंडिया इस्तेमाल नहीं करना चाहते ना, लेकिन कम से कम आईन से वो हटना नहीं चाहिए, वो हमारी मर्जी होनी चाहिए। वैसे भी अगर आप हटाओगे तो कहां से हटाओगे? क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक मिनट ना मुझे खत्म करने दीजिए, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलेगा? इसरो जिन्होंने अभी चंद्रयान का कामयाब मिशन पूरा किया, क्या उसका नाम बदलोगे? IIT, IIM, कितने ऐसे इदारे हैं जिनका आपको नाम बदलना होगा। अगर सिर्फ गर्ज ये है कि ऑपोजिशन की पार्टियों ने अपना नाम इंडिया रखा है तो फिर हम अपना ही नाम बदल देंगे। हम मुल्क को मुसीबत में नहीं डालना चाहते, हम मुल्क को तकलीफ में नहीं डालना चाहते। हम मुल्क के खर्चे बढ़ाने के लिए यहां नहीं आए हैं बल्कि कम करने के लिए आए हैं। अगर हमें ये इशारा मिले कि ये
इधर कांग्रेस पार्टी के गुलाम अहमद मीर आज शोपियां के अंदर थे और शोपियां में आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक यकरोजा इजलास भी था और इस इजलास के दौरान गुलाम अहमद मीर ने भी इसी तरह के मामलात उठाए। गुलाम अहमद मीर कहते हैं कि दरअसल इंडिया इतिहाद की वजह से बीजेपी मुल्क इंडिया का नाम बदलना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा सरकार को लगा है कि अब उनके खिलाफ इंडिया खड़ा हो चुका है, यानी इंडिया के लोग अब उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं, इसलिए वो इंडिया नाम हटाकर भारत नाम रखने की या बदलने की कोशिश की जा रही है। पिछले कुछ सालों से मुल्क के इदारों की तौहीन की गई है। दफा 370 को लेकर उन्होंने कहा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अवाम के हक और आईन के हक में फैसला देगी। हमारी आस्था है, हमने पहले कहा है, कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशनली बनी हुई संस्थाओं पर हमेशा अपना एतमाद रखा है। ये तो बीच में पिछले 8-10 साल से इन इंस्टीट्यूशंस को इरोड किया गया, उनकी डिसरेस्पेक्ट की गई, उनको यूटिलाइज किया गया पर्सनल गेन्स के लिए, मगर हमारा आज भी भरोसा है सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से 16 हियरिंग्स में कुछ अच्छे सवालात उठे, देश को भी समझ में आने लग गई और वकीलों ने भी अच्छा बहस किया, मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट कुछ बेहतर फैसला देगा जिससे सारे जम्मू कश्मीर वासियों को और देशवासियों को भी इंडिया के जब रूलर समझता है कि मैं कुछ लोगों के लिए नहीं कर पाया, जो जिम्मेदारी उसको 10 साल से दी गई थी वो हर सतह पर फेल हुआ, फिर इस तरह के शोशे बनाने की, वरना भारत इज इंडिया, इंडिया इज भारत कॉन्स्टिट्यूशन में बाज़ाब्ता लिखा है और कांग्रेस ने उसकी तायद बहुत पहले की। हम तो कहते हैं कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। अब ये इंडिया लफ्ज़ से जिसको कल तक वो मेक इन इंडिया अब हर कुछ इंडिया के साथ जोड़ता था, आज जब इंडिया नाम की संस्था बनी, इंडिया नाम का अलायंस बना, अब उसको उससे एलर्जी होने लगी तो इसलिए भारत याद आया। बट हमारे लिए कोई फर्क नहीं है, भारत भी देश का नाम है और इंडिया भी देश का नाम है। हमारे देश के रूलर को लगा कि देश खड़ा हुआ है, अब मेरी जो वो डिवाइसिव पॉलिसी है, डिवाइसिव पॉलिटिक्स जो है वो शायद अब देश। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है। अपोजिशन जमातें जहां भरोसा की हुई हैं, वहीं पर तरुण चुग जो भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, उनका भी कहना है कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है कि वो उन सब शहरियों को जिन्हें 5 अगस्त साल 2019 के बाद अमन और हक मिला है, उनके हक में सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी। यह हो गया एक नुक्ता। लेकिन दूसरे नुक्ते में उन्होंने गुपकार अलायंस का हवाला देते हुए कहा कि गुपकार अलायंस को अवाम ने नकार दिया है। कश्मीर में 5 लाख लोगों ने गुपकार अलायंस के खिलाफ अपना वोट दिया है, जिससे लगता है कि अवाम गुपकार अलायंस की जमातों को यानी पीएजीडी को पसंद नहीं करते हैं, ये चुग साहब कहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि जीता जागता मुल्क है। ये इंडिया और भारत के हवाले से जो उनसे सवाल पूछा गया उस पर उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि इसीलिए महबूब मुफ्ती को लफ्ज भारत से कोई मसला नहीं होना चाहिए। विश्वास है कि हमारा न्याय व्यवस्था उन सब नागरिकों जिनको 5 अगस्त 2019 के बाद शांति मिली है, विकास मिला है, विश्वास बना है, उसके हक में फैसला। पहले ही एक हो गए थे गुपकार अलायंस और आज हालात क्या हैं? आप गुपकार अलायंस बना के गए, जनता ने नकारा। 5 लाख लोगों ने आपके अलायंस के खिलाफ, मतलब पीडीपी और एनसी दशकों से लड़ रही है लेकिन इकट्ठी लड़ी। सीपीआई आमने सामने लड़ती थी, वो भी इकट्ठी लड़ी। कांग्रेस भी बीच में था, तो भी 5 लाख कश्मीर वैली में से लोगों ने निकलकर आपके खिलाफ वोट किया है। ये बताता है कि जनता का समर्थन गमंडिया उबलीग यूपीए उबलीग गुपकार इसके साथ नहीं है। एक आखिरी सवाल, भारत को लेकर के महबूबा मुफ्ती ने भी तंज कसाया आप पर, शब्द पर अब राजनीति चल रही है। मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत कोई धरती का टुकड़ा नहीं है, हमारे लिए एक जीवित राष्ट्र है
जीता जागता राष्ट्र, और करोड़ों भारतीयों के डीएनए में भारत है। हमारी धमनियों में बहरे रक्त के कण कण में भारत है। और आपको भारत बोलने में चिढ़ क्या है? दिक्कत क्या है? क्यों तूल दिया जा रहा है? कांग्रेस एवं गठबंधन गठबंधन के नेता मुंबई टूल किट के तहत कभी भारत, कभी सनातन, कभी राष्ट्रवाद। त्राल के अंदर आज पीडीपी की जानिब से इंतखाबात कराए गए। दरअसल पीडीपी जोनल सदर त्राल को मुंतखब करने पर आज टाउन हॉल त्राल में वर्करों के दरमियान शदीद इख्तिलाफात को मद्देनजर रखते हुए इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया। इतलात के मुताबिक टाउन हॉल त्राल में आज पीडीपी की जानिब से नए जोनल सदर को मुंतखब करने के लिए वर्करों को बुलाया गया था, जिस दौरान मेहमान खुसूसी व जिला सदर पुलवामा सईद अब्दुल बारी इंद्राबी और रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद यासीन भट्ट भी यहां पर मौजूद थे। इस दौरान कुतुबुद्दीन शाह और फारूक अहमद ऋषि के दरमियान मुकाबला तय हुआ। ताहम जो ही रिटर्निंग ऑफिसर ने सिर्फ कार्ड होल्डर्स को वोट डालने की बात कही तो उसी वक्त पर कई वर्करों ने हंगामा आराई की और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान सूरत हाल टाउन हॉल में कशीदा बन गई और इस सारी सूरत हाल के बीच पीडीपी लीडरान को मजबूरन इंतखाबात मुअक्खर करने पड़े। इस दौरान बारी इंद्राबी ने जब मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब दिया, हालांकि उन्होंने इस इंतखाबात या जो इंतखाब यहां पर आज होना था उस हवाले से उन्होंने बात नहीं की, लेकिन मजमूई जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए देखते हैं। तो बड़ा वाज़ेह है, अगर किसी पार्टी का इस वक्त जम्मू कश्मीर में वाज़ेह रोल है 2019 के बाद वो पीडीपी है। और लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि पीडीपी पार्टी किस पॉलिटिकल फिलॉसफी में काम कर रही है और क्या आइडियोलॉजी लेके लोगों के सामने आ रही है। ये तो हम लोगों पे छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पार्टी का नाम भी है, उसका नाम है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अवामी जमहूरी। पीडीपी के ही जो तर्जुमान है मोहित बान, उन्होंने भी मीडिया के नुमाइंदों का सवालों का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर उन्हें भरोसा है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट और अंदरूनी मामलात अपनी जगह, लेकिन जम्मू कश्मीर एक सियासी मसला है और इसको सियासी तौर हल करने की भी जरूरत है। जहाँ तक इसकी लीगल फाइट की बात है, जो हमने पहले भी हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने, हमारी पार्टी का स्टैंड रहा है इसके ऊपर कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो गैर कानूनी तरीके से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, ये उसके बाद एक लीगल फाइट बन गई जिसको हम कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं। लेकिन उसको छोड़कर जम्मू कश्मीर जो एक पॉलिटिकल मसला है और इसका एक पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढना है। इस बहस के दौरान भी परसों चीफ जस्टिस साहब ने इस चीज़ को ज़ेरे नज़र लाया कि हाँ, ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और इसके अंदर हमारे को एक पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढने की भी ज़रूरत है। तो जहाँ तक कि कोर्ट की हेयरिंग का सवाल है, मैं समझता हूँ कि सारे वकला हजरात ने बहुत ही बखूबी और बहुत काबिलियत के साथ कानूनी दाव पेचों के तहत जो इसकी जो हाँ दिफाएं हैं वो वहाँ पे उन्होंने सामने रखी जज साहब के सामने। जिस आर्टिकल ने जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में और हिंदुस्तान के बीच में इंटीग्रेशन का पुल बनाया था, उस पुल की हिफाजत उस जजमेंट के अंदर आए। और मैं समझता हूँ कि जो हिस्टोरिकल फैसले लिए गए हैं, सरकार की जानिब से पार्लियामेंट का सेशन जो है वो तलब किया गया है और उसका एजेंडा अभी नहीं बताया जा रहा है, जिस पर मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी खफा है। उनका कहना है कि दरअसल बीजेपी एक खुफिया एजेंडा चला रही है, जिसकी वजह से वो पार्लियामेंट के सेशन का एजेंडा क्या होगा, क्यों कर इसे बुलाया जाता है, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाने के पीछे एजेंडा जाहिर न करना अवाम के हक में नहीं होगा और अपोजिशन के जो लीडरान, जो चुने हुए लीडरान हैं, वो भी अवाम के मुंतखबा लीडरान हैं, तो उन्हें एतमाद में या उन्हें इस हवाले से इन्फॉर्म करने के बगैर ये सिस्टम अधूरा है। बात यह है कि अगर ये चर्चा पिछले 10 साल से हो रही है या 20 साल से हो रही है, तो क्या वजह है अचानक आप ये शुरू करते हैं? इसका क्या है? अगर देखिए पहले सरकार की नीयत पर शक है,
अगर नीयत ये होती है कि हम इस पर चर्चा करेंगे, इसकी खूबियाँ भी बयान की जा सकती हैं और इसमें जो दिक्कतें हैं वो भी बयान की जा सकती हैं, लेकिन क्या वजह है कि आप मानसून के बाद ही अचानक उठाते हैं, तो आप मतलब कोई ना कोई खोट है। दूसरी बात है, इसके लिए एक पूरा एक एनालिसिस होना चाहिए, पूरी एक बातचीत होनी चाहिए हर सतह पर। ये छोटी बात नहीं है। तो ऐसे लग रहा है कि नहीं, उनकी इसके पीछे भी कोई बदनीति है, वो कुछ करना चाहते हैं कि जो उनके हित में, क्योंकि नर्वस हो रहे हैं। देखिए, जो इकट्ठे आ गए सभी जमातें, पहले इनके दरमियान इत्तेफाक क्यों नहीं है, फिर कहते हैं अभी देखिए कल ही टूटेगा। आज हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हमारी कल जो कैंपेन कमेटी है उसकी भी मीटिंग हुई, सारी पार्टियां आई जो भी उसमें थे, और कैंपेन को इसके बावजूद। नाज़रीन, अपनी पार्टी को जिला कुलगाम के नूराबाद हलके के अंदर उस वक्त एक झटका लगा जब अपनी पार्टी के सरकर्दा लीडर अब्दुल मजीद पडर के फर्जंद रियाज अहमद पडर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। आपको बताते चले कि इससे इस हलके के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट से ताबीर किया जा रहा है, क्योंकि पीडीपी से इलाहिदा होने के बाद अब्दुल मजीद पडर अपनी जमात यानी अपनी पार्टी में चले गए और अपनी पार्टी में अब्दुल मजीद पडर को सीनियर लीडर तस्वुर किया जाता है। इसी नूराबाद हल्का इंतखाब के अंदर अब्दुल मजीद पडर का मुकाबला मद्दे मुकाबिल नेशनल कॉन्फ्रेंस की सकीना यतूस से तस्वुर किया जाता है, और यहाँ पर अब्दुल मजीद पडर का जो फर्जंद है यानी उनके जो फर्जंद है वो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत करते हैं तो उससे इलाके के अंदर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ने की बात की जा रही है। तो इस तरह से रियाज अहमद पडर ने आज अपनी पार्टी के जोनल सेक्रेटरी की हमरा नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर और साबिका वजीर सकीना यतू ने उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पर इस्तकबाल किया। आखिर पर बात करते हैं नौलारी पट्टन की, जहां पर आज अवामी दरबार का इनेकाद किया गया था और इस अवामी दरबार में यहां डीडीसी चेयरपर्सन बारामूला सफीना बेग मौजूद थी। इस दौरान लोगों ने यहां अपने मसाइल उठाए और हुकाम की नोटिस में लाए। मुतलका तहसीलदार और जो बाकी अमला था वो भी यहां पर मौजूद थे। सियासत को लोग ये समझते हैं कि ये बेकारी का काम है, हकीकत में है भी बेकारी का ही एक हद तक, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल वो एंगल नहीं है। आप जब सियासत में आते हैं तो जो ईमानदारी से सियासत करता है तो ज़ाहिर सी बात है उसको बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, लेकिन जब तक कुर्बानी नहीं देंगे आप तो तब्दीली नहीं आएगी। और सियासत एक प्लेटफॉर्म है, जिस तरह हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे ऑफिसर हैं, हमारे साथी हैं, ये एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन सियासत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे लोगों की जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में, वो सामने आ सकते हैं। तो मैं यहाँ के यूथ को स्पेशली जितना मैं इस एरिया में घूमी हूँ और मैं इनको कहती हूँ कि हिम्मत से काम लीजिए, अभी तो शुरुआत ही है, इंशाल्लाह आप देखेंगे। तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।